हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि हमें फैसले क्यों लेना चाहिए, व्हाई शुड पीपल डिसाइड, है ना, या लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि जो जनता के ये फैसले हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं आज किस टॉपिक के अंतर्गत, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जनता और उनके प्रतिनिधि। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है और वो किस तरीके से जनता के द्वारा उसको सेलेक्ट किया जाता है, क्या रोल होता है हमारे देश की सरकार के गठन में जनता का, इन सारी बातों को हम आज विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जो है हमें किस तरह की सरकार की बात कर रहे हैं। आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि सरकारें कई तरह की होती हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट के बारे में, एक लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। ठीक, अब जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द leaders are elected by the people, or you can say that representatives are elected by the people। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो है जहां पर नेताओं का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जहां पर सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जनता इसमें सर्वोपरि होती है, सर्वोच्च होती है। ठीक है, तो आइए हम इन्हीं बातों को जानते हैं। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो शुरू ही होता है पीपल विल के साथ में, जनता की इच्छा के साथ में। ठीक है, यू कैन से द डेमोक्रेसी बिगन विद द आइडिया ऑफ कंसेंट, आइडिया ऑफ कंसेंट, है ना। और ये कंसेंट जो होती है, ये डिजायर जो होता है, ये अप्रूवल जो होता है जनता का, ये होता है सरकार के निर्माण के लिए। ठीक है, और आप समझिए इस बात को, ठीक है, कि जनता जो है किस तरीके से सरकार के निर्माण के इस प्रक्रिया में भाग लेती है। ठीक है, हम इस बात को इसमें समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो हम ये जान लेते हैं कि इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजन ऑफ द पीपल, बिकॉज विदाउट डिसीजन वी कैन नॉट से एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक। जहां पर जनता का निर्णय नहीं होगा, जहां पर जनता की भागीदारी सरकार में नहीं होगी, जहां जनता सरकार के चयन में हिस्सा नहीं लेगी, वो व्यवस्था, वो सरकार, वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इट इज द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार के गठन में जनता का डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बिगिंस विद द आइडिया ऑफ कंसेंट। कंसेंट किसकी? ठीक है, जनता की। अप्रूवल किसका? जनता का। डिजायर किसकी? जनता की। यानी कुल मिलाकर के आप कहें तो जनता शीर्ष पर है यहाँ पर अपने सरकारों के चयन में। दैट क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड, और साथ ही साथ में क्या डिसाइड करती है? अबाउट द फंक्शनिंग, अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, और ये किस तरीके से कार्य करेगी इसका भी वो निर्णय करती है। ठीक है, हम बताएंगे ये कैसे है। अब आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि अगर मान लिया कोई सरकार या कोई प्रतिनिधि, है ना, जिसको भी चाहे आपने चुन करके संसद में या विधानसभाओं में भेजा है, अगर वो आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो ऐसे नियमों, कानूनों का या विधानों का निर्माण नहीं करेगा जो कि जनता के हित के लिए है, तो अगली बार जनता उसको नकार देगी। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो सबसे प्रमुख पावर है, जो सबसे प्रमुख ताकत है सरकार के गठन का, बनाने का, उसके निर्माण करने का, ठीक है, वो जनता के पास है। ठीक है,
अब ये किस तरीके से है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि द पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, यानी कि हम ये कह सकते हैं इस आधार पे कि जनता जो है वो डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है, सर्वोच्च होती है, ठीक है। और उसी के निर्णय के आधार पर, उसी के चुनाव के आधार पर सरकारों का गठन होता है या सरकारें बनती हैं। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स, है ना। अब आप समझिए कि यहाँ पर कोई जो सरकार बनी हुई है, ठीक है, या जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का निर्माण और उस सरकार को पब्लिक वेलफेयर में ही काम करना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जनता के विश्वास को बनाए रखना होता है, और जनता के विश्वास को अगर वो नहीं बनाए रखेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, है ना। जनता ही जो है वो लोकतंत्र में सर्वोच्च होती है और वही सरकार का निर्माण करती है। यही कारण है कि सरकारों को और संस्थाओं को जनता का विश्वास भी जीतना होता है, और अगर जनता जो है वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करती है तो अगली बार इनको अपदस्थ कर सकती है, हटा सकती है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि सरकारें संस्थाओं के माध्यम से जिन कानूनों का निर्माण करती हैं या वो सारी चीजें जो है वो जनता के हित के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। और जनता के इस विश्वास को बनाए रखना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अगर आप ओवरऑल कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया of election which was directly or indirectly made by the people, है ना। यानी कि एक ऐसे विचार पर निर्भर करता है सरकार, ठीक है, जो कि चुनावों के द्वारा जिसका गठन होता है, और ये चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही करती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि पीपल इज इक्वल टू गवर्नमेंट, सरकार जो है वो जनता के समकक्ष है या जनता ही है, ठीक है, जनता ही सरकार है। अब थोड़ा सा हम इस बात पर और भी ज्यादा जोर देंगे कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, कैसे जनता है, ठीक है, या जनता की ही बातों को जो है वो कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, या जनता को ही सर्वोपरि क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधियों को जो है वो क्या करती है, संसद में भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि हाउ डज द सिटीजन गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, ये अप्रूवल किस तरीके से जो है सरकार जनता से प्राप्त करती है, ठीक है। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो है जनता सर्वोच्च होती है, जनता सरकार का गठन करती है, जनता सरकार का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये निर्माण किस तरीके से करती है, ये निर्माण करती है थ्रू इलेक्शन, चुनावों के द्वारा, ठीक है। चुनाव होते हैं और चुनाव में अपना बहुमूल्य मत दे करके जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ठीक है। और फिर ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, संसद के लिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं इनका चुनाव पूरे देश को जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब आप पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। या आप कह सकते हैं एन एरिया whose voter elect the representative to a legislative body, ठीक है। किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो हमारी केंद्रीय संसद हो, उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जिस निश्चित क्षेत्र से जनता करती है उसको हम निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम इसको सीट्स के रूप में डिवाइड करते हैं, है ना, सीट के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में एमएलए के लिए, है ना, स्टेट में डिवाइड किया जाता है। उसी तरीके से एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है हमारे
पूरे देश को जो है वो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? वह निश्चित एरिया जहां से जो है जनता विधायिका के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है, उसको जो है निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि आप समझे कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। ठीक है, आप चलिए हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा भी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। ओके, देन उसके बाद में क्या होता है, जब जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है, देन फ्रॉम द अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इन चुने हुए प्रतिनिधियों में से क्या होता है, मेजोरिटी ग्रुप। ठीक है, अब आप पूछेंगे मेजोरिटी ग्रुप क्या है, बहुमत वर्ग क्या है, ठीक है, फॉर्म द गवर्नमेंट, बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि मेजोरिटी ग्रुप क्या है। आप समझिए कि यहां पर जो है बहुमत का अर्थ हमारे जब हम इलेक्शन के टर्म में मेजोरिटी का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कैसे। जैसे मान लिया यहाँ पर 4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है, और टोटल सीट की संख्या 100 हो जाती है। किसी को जो है 51 मिलते हैं, किसी को 20 मिलते हैं, किसी को 20 मिलते हैं, है, और किसी को 9 मिलते हैं। तो यहां पर मेजोरिटी कौन सी हो जाएगी, ए पार्टी को हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर जो है इसको 51 ना मिल करके, ठीक है, अगर इसको 41 मिले होते और इसको 19 मिले होते, तब हम इसको मेजोरिटी नहीं बोल सकते थे। अब आप बोलेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी तो यहाँ पर यही दिख रही है, तो मेजोरिटी क्यों नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूं। मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्शन के टर्म में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर जो है आधे से अधिक, है ना, आधे से अधिक, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है n+1/2, ठीक है, n+1/2, मतलब कि जो टोटल नंबर है, ठीक है, उस टोटल नंबर का 50% +1 कोई पार्टी अगर प्राप्त करती है तो वो मेजोरिटी दल कहलाता है। तो यहां पर 50% +1 किसको मिला हुआ था, ए को मिला हुआ था, तो इसको गवर्नमेंट बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो प्रक्रिया हम इलेक्शंस में और आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। जब संसद की बात होती है, केंद्रीय सरकार की बात होती है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करता है कि वो आए और सरकार बनाए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया स्थिति वही रहती, हाँ, स्थिति वही रहती, यहाँ 41 रहते, यहाँ 19 रहते, और तब तो यहाँ पर किसी को मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसी दशा में क्या होता है, कई बार जो विभिन्न पार्टियां होती हैं वो आपस में मिल करके, मान लेता है कि डी ने कहा कि हम आपके साथ में आ जाते हैं, ठीक है। अब डी और ए अगर साथ में आ गए तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, ये दोनों मिलकर के लगभग 60 हो गए, ठीक है। तो ये 60 हो गए, इसका मतलब इनको मेजोरिटी मिल गई। और इस तरह से जब 2 या 2 से अधिक दलों को मिला करके कोई सरकार का गठन किया जाता है, तो ऐसी सरकार को हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अरे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आपको मेजोरिटी और कोरम और ये सारी बातें जो है वो जानना जरूरी है। ओके, तो क्या हो जाता है कि सबसे पहले बात आपने क्या पढ़ी कि जनता जो है वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, ठीक है। जनता जो जिन रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, उनमें से जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी प्राप्त जो ग्रुप होता है, जिस ग्रुप को मेजोरिटी मिली होती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट जो फॉर्म करती है ये सभी लोगों से मिल करके बनी होती है, ठीक है, ये सभी लोगों से मिल करके बनी होती है। और अब आप यहां पर ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे जनता के फैसलों के द्वारा ही प्रभावित होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लिया पिछली बार ए दल की ही सरकार थी और इस बार जनता को ये लगने लगा कि नहीं, ठीक है, ये दल जो है ये अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा या नहीं करा, पिछले सत्र में किया है इसने, पिछले कार्यकाल में किया है, तो क्या होगा, वो इसको नहीं देगी मेजोरिटी, दूसरे दल को दे
दे देगी मेजोरिटी। ठीक है, इसी कारण से कहा गया है कि जो सरकार होती है उसको जनता के विश्वास को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर जनता के विश्वास को वो बनाए नहीं रखेगी तो अगली बार जो चुनाव होगा तो जनता क्या करेगी, उनको बहुमत नहीं देगी और दूसरे किसी और दल को दे देगी। ठीक है, तो द पार्लियामेंट विच इज मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इन सारे प्रतिनिधियों से मिलकर के बनती है, ठीक है, कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। अब आप बोलेंगे कि आप तो बोल रहे थे जनता जो है वो कंट्रोल करती है, सरकार को गाइड करती है। अब क्योंकि जो है जनता तो सीधे पार्लियामेंट में जो है वो जा नहीं सकती, सारे लोग तो एक साथ जा नहीं सकते। देश की आबादी 130 के आसपास हो गई है ना, लगभग 130 करोड़ या उससे प्लस में है। तो सभी लोग तो हम पार्लियामेंट में बैठ करके डिसीजन ले नहीं सकते, कानूनों के निर्माण में सभी लोगों की राय ले नहीं सकते। इसी के लिए यह रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। ठीक है, यही हमने आपसे कहा था कि हम फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें हमने आपको ये बताया कि हम आपको बताएंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो क्या होता है कि एक निश्चित जनसंख्या की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, जो कि उस सारे एरिया से, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, उनकी बातों को रखता है, उनके लिए क्वेश्चन करता है और बाकी सारी चीजें होती हैं जिसको हम और आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन से पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब आप समझिए कि जनता किस तरीके से नियंत्रित करती है। People through their elected representative form the government and also control it. Okay? तो अपने चुने हुए इन प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जो है वो सरकार बनाती है और साथ ही साथ में उसके ऊपर नियंत्रण करने का भी काम करती है। अब एक बार फिर से आ जाते हैं हम शुरू पर। अब यहाँ पर आप देखिए जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जनता का जो आइडिया ऑफ कंसेंट है डेमोक्रेसी का जो आइडिया ऑफ कंसेंट है, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता की भागीदारी कितना इंपॉर्टेंट है, पीपल की डिजायर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका अप्रूवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण से जब भी सरकारों का चुनाव होता है, ठीक है, या जब भी चुनाव होते हैं तो जनता अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हर बार अच्छी सरकार के चयन करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो अच्छा, ये इतनी चीजें हो गई। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जिसका जवाब आप हमको दीजिएगा। आप हमको ये बताइएगा कि संसद जो हमारी है, पार्लियामेंट जो हमारा है, ठीक है, इस पार्लियामेंट में कितने सदन हैं और कौन सा सदन निचला सदन कहा जाता है या लोअर हाउस कहा जाता है और कौन सा सदन अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको जो है नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स होगा उसमें हमको अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।